जय के जाने के समय सुमिता की आंखों में आंसू थे। प्यार से बेटे का माथा चूमा था। अपने बहते आंसुओं की परवाह किए बगैर बेटे के आंसू पोंछे। वो भी माँ के साथ लगकर बार बार कह रहा था, मैं कैसे रहूँगा आपके बगैर। मैं तो अब भी आपके हाथ से खाना खाता हूँ। मैंने कहा कि 5 सालों की बात है। जय हौसला करो। सुमिता पल्लू से अपने आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, ऐसा मत कहो, ये तुम्हारे बाबा का सपना था कि जय बड़ा होकर अफसर बने। ऊपर वाले ने तुम्हें मौका दिया है। बेटा, अपने बाप का सपना पूरा करो। मैंने भी तुम्हारे लिए हमेशा से यही सपना देखा है। बार बार वो सुमिता के गले लगकर ये कहता कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। बाहर टैक्सी खड़ी थी और जय माँ के गले लगकर रो रहा था। माँ, मेरा दिल नहीं लगेगा। सुमिता बार बार जय के आंसू पोंछ रही थी, उसे तसल्ली दे रही थी कि जब तुम आओगे तो बड़े अफसर बनकर आओगे और इस गांव में मेरी इज्जत हो जाएगी। उसने समझा बुझाकर जय को विदा कर दिया था। जय टैक्सी में बैठकर चला गया। एक गहरी सांस सुमिता ने ली थी। बेटे के अच्छे भविष्य के लिए ये बड़ी परीक्षा थी। पति की मौत के बाद जय को देखकर ही तो जीती थी। जय ने भी कभी माँ को मायूस नहीं होने दिया था। हमेशा अच्छे नंबर लेकर पास होता था, बल्कि पूरे जिले में फर्स्ट आता था। अब उसे अमेरिका जाने की ऑफर आई थी और खर्चा भी सरकार उठा रही थी। ये उस समय की बात है जब शिक्षा को अहमियत नहीं दी जाती थी। ना फ़ोन थे और ना इंटरनेट, बस एक डाक होती थी जिससे अपनों से संपर्क हो जाया करता था, हाल चाल पूछा जाता था। पहले 2-3 दिन सुमिता ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। हर वक्त जय का ख्याल आता रहता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सुमिता ने पूछा, कौन है? कहने लगी, मौसी मैं हूँ, शीना। उसका नाम सुनकर सुमिता के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो शीना ने हाथ में पकड़ा पत्र लहराया था। उसके पापा डाकिया थे, इसलिए जय का पत्र शीना को दिया था कि जाकर अपनी मौसी को दे आओ, उसे बेटे के पत्र का इंतज़ार होगा। ये देखकर तो सुमिता की खुशी की सीमा न थी। सुमिता की आंखों में आंसू छलके थे। कहने लगी, फटाफट से सुनाओ, क्या लिखा है जय ने? ठीक से पहुंच गया ना? सफ़र तो अच्छा गुजरा था ना? खाना तो उसने ठीक से खाया था ना? मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह गया? सुमिता का तो बस नहीं चल रहा था कि 100 सवाल कर बैठती। शीना कहने लगी, मासी, जय का पत्र है। पत्र के अंदर वो खुद नहीं आया जो इतने सवालों के जवाब देगा। सुमिता ने कहा, ज़्यादा बातें न बना, चल जल्दी से चिट्ठी पढ़कर सुना। शीना वहीं आंगन में रखे पलंग पर बैठ गई। चिट्ठी खोली और सुनाने लगी, माँ, मैं यहाँ ठीक हूँ और आप कैसी हैं? सच पूछो तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। आंखों के सामने हर समय आपका चेहरा घूमता रहता है। पता नहीं लोग परदेश में कैसे खुश रह लेते हैं। मैं तो 2 दिन में ही उकता चुका हूँ। लेकिन बहरहाल हमेशा की तरह आपका ये सपना भी सच करके दिखाऊंगा। आपको मैं एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। 5 साल बाद आऊँगा तो सब मुझे ये नहीं कहेंगे कि सुमिता का बेटा है। सब ये कहेंगे कि ये जय अफसर की माँ है। ये सुनकर सुमिता की आंखें भीग गई थी। कहने लगी, मेरे लाल, ऊपर वाला तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी दे। शीना जो चिट्ठी पढ़ रही थी, सुमिता की मोहब्बत को देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मौसी, आपकी ये बात जय तक थोड़ी जा रही है। सुमिता कहने लगी, तू अपनी चिट्ठी पढ़, मेरे साथ बहस न कर। बता जय ने क्या लिखा है? और कहने लगी कि बस यही लिखा है कि माँ, अपना बहुत ख्याल रखना, और वो जो हमारे गांव की पगली है ना, उसे मेरा हेलो कहना। ये कहने के बाद उसने चिट्ठी को बंद कर दिया और सुमिता की तरफ देखने लगी। कहने लगी, मौसी, ये पगली कौन है? जय ने जिसको हेलो भेजा है। ये सुनकर सुमिता ने आंख चुराई और अपनी हंसी दबाने लगी। शीना को कुछ शक हुआ कि बताए ना मौसी, पगली किसे कहा है उसने? सुमिता कहने लगी, तुम्हें कहा है? ये सुनकर शीना ने अपने माथे पर बल डाले थे। कहने लगी, मौसी, आने दे उस जय के बच्चे को, उसे मैं कहाँ से पगली लगती हूँ? आएगा तो बताऊंगी उसे। शीना कहने लगी, चिट्ठी मैं ले जाऊं? मौसी, आपको तो मैंने पढ़कर सुना दी है। सुमिता ने शीना के हाथ चिट्ठी ले ली थी और कहने लगी, ऐसे कैसे दे दूँ चिट्ठी? मेरे बेटे के हाथों ने छुआ है इसे, इसमें उसकी खुशबू भी तो आ रही है ना। सुमिता ने सीने से चिट्ठी लगाई थी, होठों से चूमा था। शीना माँ की मोहब्बत देखकर अपनी आंखों का पानी छुपाने लगी। फिर कहने लगी, मौसी, मैं तो बताना ही भूल गई। माँ ने कहा था कि रात का खाना मैं आपको दे जाऊंगी, पर अब रात का खाना न बनाया करें। अब आप अपने लिए क्या खाना बनाएंगी? शीना सुमिता का ख्याल रखती थी। सुमिता को तो अपने बेटे जय के लिए शीना पसंद थी। शीना 10वीं कक्षा तक पास थी और सुघड़ भी बहुत थी। सबसे बड़ी बात की लज्जा शर्म वाली थी।
सुमीता ने यही सोचा था कि जब 5 साल बाद उसका बेटा अफसर बनाएगा तो शीना को अपनी बहू बनाएगी। दबे शब्दों में वो शीना की माँ से भी कह चुकी थी और उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं जताई थी। फिर जय की जब भी चिट्ठी आती थी सबसे पहले शीना को ही उसकी चिट्ठी का इंतज़ार होता था। अपने पापा से पूछती थी, पापा जय की कोई चिट्ठी तो नहीं आई। उसके बाप ने कहा, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है? शीना बात को टाल देती, नहीं तो पापा वो मौसी पूछ रही थी। लेकिन दिल ही दिल में जय को वो पसंद करती थी और चिट्ठी के आखिर में एक शब्द जय उसके लिए ज़रूर लिखता था कि माँ पगली को मेरा हेलो कहना। इस एक शब्द में शीना की आंखों में जय के लिए सपने सजने लगे थे। दिन भर तो सुमीता शीना के आ जाने से खुश हो जाती थी। वो नाश्ता भी बना देती, दोपहर का खाना भी बना देती, घर की सफाई भी कर जाती और साथ साथ बातें भी करती रहती। लेकिन रात जब आगे बढ़ती तो बेटे की याद सताने लगती, बीता हुआ समय याद आने लगता। बड़ा कठिन समय काटा था सुमीता ने। पति की मौत के बाद बेटे की उम्र 4 साल थी। पति की अपनी ज़मीनें थी जो उसने ठेके पर चढ़ा दी थी। इससे ये होता था कि महीने का गुजर बसर होने लगा था। लेकिन अपने लिए सुमीता ने परेशानी का चुनाव करके बेटे को अच्छे स्कूल में डलवाया था। सालों साल अपने कपड़े नहीं बनाती थी कि कहीं खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, मगर जय के लिए उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उसने भी अपनी माँ के सारे सपने पूरे करने की ठान ली थी। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। पहले चिट्ठी हर हफ्ते आती थी, फिर महीने में 2 बार, फिर 2 महीने बाद आने लगी। फिर दिन बढ़ने लगे। इसके बाद जय की बातों में अब उदासी की झलक नजर आती थी। 3 साल बीते तो शीना का जिक्र भी खत्म होने लगा। छोटी सी चिट्ठी होती थी, माँ कैसी है, मेरे लिए दुआ करे, बस कुछ लाइनें ही होती थी। लेकिन वो भी सुमीता के लिए कीमती एहसास की तरह होती थी। उसने जय की अब तक की सारी चिट्ठियाँ संभाल कर रखी थी। फिर एक आखिरी चिट्ठी आई कि माँ मैंने PhD कर ली है, मैं वापस आ रहा हूँ। इस चिट्ठी ने तो जैसे सुमीता के अंदर जान ही भर दी थी। उसने जय की पसंद के सारे खाने शीना से बनवाए। सुमीता शीना की माँ से कहने लगी, जय की नौकरी लगते ही मैं शीना का हाथ मांगूंगी। शीना शर्मा रही थी। शीना की माँ ने उसके लिए आने वाले रिश्ते को बस इसलिए मना किया था क्योंकि वो जानती थी कि सुमीता का क्या इरादा है। बेचैनी से सुमीता को जय का इंतज़ार था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, उसने दरवाज़ा खोला तो सामने पैंट कोट पहने जो नौजवान को देखकर उसकी आंखें भीगी थी। उसने सीने से बेटे को लगाया था और फूट फूट कर रोने लगी। 5 साल की जुदाई थी जो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो सकती थी। जय ने भी माँ को सीने से लगा लिया था। शीना दूर खड़ी जय को देख रही थी। वो तो जय लग ही नहीं रहा था, कोई परदेसी बाबू लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंग्रेज़ हो। सफ़ेद रंगत, उस पर काले रंग का कोट पैंट और आंखों पर काले रंग का चश्मा। माँ से मिलने के बाद जय की नज़र शीना पर पड़ी तो चेहरे पर बेपरवाही सी थी। शीना ने आगे बढ़कर उसे हेलो किया। उसने लापरवाही से जवाब दिया। फिर कहने लगा, कैसी हो तुम? शीना ने कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। वो कहने लगा, हाँ, वक्त के साथ बदल जाने वाले ही कामयाब इंसान बनते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन शीना को लगा जैसे वो जय नहीं रहा जो यहाँ से जाते वक्त अपनी आंखों में आंसू भर कर गया था और उससे कहने लगा था कि मेरा इंतज़ार तो करोगी ना। शीना ने कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन उसका इंतज़ार ज़रूर किया था। अब लौटा था तो आंखों में परायापन सा था, बातों में भी रूखापन था। सुमीता का इरादा था कि सब साथ बैठकर ही खाना खाते हैं, लेकिन शीना रुक नहीं सकी। कहने लगी, मौसी मुझे घर में काम है, मैं कल आऊँगी। सुमीता कहने लगी, सुबह से तो तुम किचन में व्यस्त हो, खाना बना रही हो, हमारे साथ खाना तो खाकर जाओ। शीना कहने लगी, नहीं, बस पेट भर गया। जय ने तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की, वो अपने घर चली गई। 10 दिन ही गुजरे थे कि जब एक नई फरमाइश जय ने अपनी माँ के सामने रखी। कहने लगा, मैं गांव में नहीं रहना चाहता, वैसे भी जैसी पढ़ाई में करके आया हूँ, मुझे शहर में नौकरी मिलेगी, यहाँ गांव में नहीं। सुमीता खामोशी से सुन रही थी। जय कहने लगा, माँ मैं चाहता हूँ कि ये घर ज़मीन बेचकर शहर में घर ले ले, मेरी नौकरी भी लग जाएगी और फिर हमें रहना तो शहर में ही पड़ेगा। सुमीता बेटे की बात समझ तो गई थी, लेकिन गांव का बरसों का साथ था। फिर सुमीता को शीना का भी ख्याल आने लगा। कहने लगी, ठीक है, ठीक कहते हो, नौकरी तो तुम्हारी शहर में ही लगेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि शीना से तुम्हारी बात पक्की करके यहाँ से जाऊँ। ये सुनकर जय ने माथे पर बल डाले। कहने लगा, क्या मतलब? अब उससे कौन सी बात पक्की करनी है? सुमीता कहने लगी, मुझे शीना बहुत पसंद है, मैंने तो हमेशा उसे अपनी बहू की नज़र से देखा है। मैंने सोचा था कि जब तुम परदेश से आओगे तो तुम्हारी शादी शीना से कर दूंगी
और मैंने तो शीना की माँ से दबे शब्दों में कह भी दिया है कि शीना मेरे जय की अमानत है। ये बात सुननी थी कि वो गुस्से से कहने लगा, आप क्या समझती हैं मैं उस जाहिल गंवार लड़की से शादी करूँगा जिसकी एजुकेशन बस 10वीं तक है। माँ, मैं जिन लोगों में बैठने लगा हूँ और जिस तरह की नौकरी मेरी लगनी है वो मेरे साथ चल ही नहीं सकती। सुमीता कहने लगी, क्या मतलब? तुम्हारी नौकरी अपनी जगह है, लेकिन शीना अपनी जगह बहुत अच्छी लड़की है। इन 5 सालों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया, घर के सारे काम करती थी। उसके घर वालों ने तुम्हारी आस में शीना का रिश्ता तक नहीं किया। जय कहने लगा, क्या मैंने आपसे कहा था कि मैं उससे शादी करूँगा? माँ, मुझे वो अच्छी लगती थी, लेकिन इतनी नहीं कि मैं उसे अपनी पत्नी बना लूँ। मैं उससे शादी नहीं कर सकता, और अभी कुछ साल तो मुझे शादी करनी ही नहीं है जब तक कि मैं इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। बस आप इस किस्से को ख़त्म करें। मैं कुछ दिनों में ही घर और ज़मीन बेचने वाला हूँ, फिर हम दोनों शहर चले जाएंगे। जय ने तो जैसे बात ख़त्म कर दी थी, कहने को कुछ छोड़ा ही नहीं था। सुमीता बहुत परेशान थी कि कैसे मना करे। कब से शीना के माँ बाप जय का इंतज़ार कर रहे थे कि जय आएगा तो अपनी बेटी की शादी करके विदा करेंगे। 5 साल उसने शीना के माँ बाप से यही कहकर रोका था कि शीना मेरे जय की अमानत है, और अब वो मान नहीं रहा था। सुमीता ने बहुत चाहा कि जय शीना के लिए मान जाए, लेकिन जय की हाँ में नहीं बदली। सुमीता शहर जाने से पहले शीना के घर आई तो बड़ी शर्मिंदा सी थी, लेकिन शीना की माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने शीना के साथ बड़ी ज़्यादती कर दी। शीना की माँ कहने लगी, क्या हो गया बहन? फिर सुमीता रोने लगी, कहने लगी, जय शीना से शादी नहीं करना चाहता। ये सुनना था कि शीना की माँ गुस्से में कहने लगी, आपने फिर हमारी बेटी को क्यों बिठाए रखा जब अपना बेटा ही आपके बस में न था? इससे पहले कि बात ज़्यादा बिगड़ती, शीना आ गई, कहने लगी, मौसी अगर जय शादी नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, मैं भी उसके लिए ज़्यादा सीरियस नहीं थी। और अपनी माँ से कहने लगी, मैं कोई बूढ़ी तो नहीं हो गई, मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दे, इसमें मौसी का कोई कसूर नहीं है, जय की मर्जी तो नहीं तो कोई बात नहीं। बहरहाल शीना ने बात संभाल ली थी। सुमीता बेटे के साथ शहर आ गई। ज़मीन काफ़ी महंगी बिकी थी। शहर में एक अच्छे इलाके में एक बड़ा सा घर ले लिया। जय की नौकरी भी जल्द ही लग गई थी। खुशहाली की शक्ल सुमीता ने अब आकर देखी थी जब बालों में सफ़ेदी उतर आई थी। जय की अच्छी खासी सैलरी आने लगी। जय ने घर में नौकरानी रख ली। सुमीता को काम करने की आदत थी, इसलिए खाना पकाना वो खुद ही करती थी और जय को भी अपने हाथ से खिला देती थी। लेकिन जय बदल गया था। बड़ी मुश्किल से एक निवाला लेकर कहता, माँ मुझे आपके हाथ से लहसुन की बदबू आती है, प्लीज़ मैं खुद खा लिया करूँगा, और वैसे भी मुझे अब चम्मच कांटे से खाने की आदत हो गई है। जय के शब्दों ने सुमीता को दुख तो बहुत दिया था, लेकिन कुछ कह न सकी। अब वो माँ के पास बहुत कम बैठता था, हर समय अपने कंप्यूटर पर लगा रहता। 1 साल ही बीता था। सुमीता को गांव से चिट्ठी मिली कि शीना की शादी हो गई है। शीना की शादी का सुनकर सुमीता की आंखें भीग गई थी। कितनी अच्छी थी कि शीना उसकी बहू बनती, लेकिन दिल से शीना के लिए बहुत दुआएं निकलती थी कि ऊपर वाला उसे खुश रखे। कुछ महीने बाद जय ने भी कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उसी से शादी करना चाहता है। सुमीता को क्या परेशानी हो सकती थी? जय की शादी भी निकिता से हो गई, लेकिन वो बहुत मॉडल लड़की थी, उसे तो चाय बनानी नहीं आती थी। जय ने एक कुक रख लिया। निकिता के बहुत खर्चे थे, मार्केट जाती तो फालतू की शॉपिंग करके आती। सुमीता जब उसे रोकती टोकती कि बेटा संभाल कर पैसा इस्तेमाल किया करो, आज जमा करोगी तो कल तुम्हारे ही काम आएगा। निकिता को उसकी बात बहुत बुरी लगती। रात को जय के आते ही वो झगड़ने लगती कि तुम्हारी माँ मेरी चीज़ों को नज़र लगाती है, कहती है पैसे संभाल कर रखो। जय, अगर तुम मेरे खर्च नहीं उठा सकते थे तो क्यों की मुझसे शादी? तुम जानते हो मुझे इन सब चीज़ों की आदत है। जय गुस्से में माँ के पास आकर कहने लगा, आपको क्या ज़रूरत है निकिता को मना करने की? क्या आप पैसे देती हैं उसे? अरे वो मेरी पत्नी है, उसी के लिए तो मेहनत करता हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ। आप क्यों निकिता को रोकती हैं? कुछ मत कहा करे, उसका मेरी कमाई पर भी हक है, मुझ पर भी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया और सुमीता ये सोचने लगी कि क्या अब उसका बेटे की चीज़ों पर, पैसों पर कोई हक नहीं। बहरहाल जय ने अब माँ की तरफ ध्यान देना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। हफ्तों गुजर जाते, लेकिन वो सुमीता के कमरे में झांक कर भी नहीं देखता था। नौकर थे
लेकिन सुमीता का कोई काम नहीं करते थे। वो अपने कपड़े खुद धोती थी, खाना भी खुद बनाती थी, क्योंकि निकिता नौकरों से कह चुकी थी कि इस बुढ़िया का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। नौकर भी उसकी इज्जत नहीं करते थे। उसने जैसे शिकायत भी नहीं की, कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि आजकल वो अपनी पत्नी की ज़ुबान ही बोल रहा था। बड़े बाप की बेटी थी, इसलिए अच्छा स्वभाव उसे छोकर नहीं गया था। ना ही बड़ों से बात करने की तमीज़ थी। अपनी दौलत का घमंड था, जो कि जय में भी आ चुका था। जब भी उसके ससुराल में दावत होती तो अपनी माँ को लेकर नहीं जाता था। कहता था कि आप मेरी बेइज्जती करवा देंगी। लोगों की माएँ पढ़ी लिखी हैं, आप उन औरतों के साथ बैठकर बात तक नहीं कर सकती। सुमीता सुनकर चुप हो गई। बेटा शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही बड़ा हो चुका था। समाज का रंग उस पर काफ़ी ज़्यादा चढ़ चुका था। अब सुमीता को वो परेशानी याद आती थी जब उसने अपनी ज़रूरतों को त्याग करके बेटे की इच्छा को महत्व दिया था। एक बार तो जैसे हद ही हो गई थी। निकिता की सहेलियों को आना था। जब जय सुमीता के कमरे में आया तो अपने कपड़े धो रही थी। कहने लगा, माँ आज निकिता की सहेली आएंगी और ऊपर वाले के लिए आप अपने कमरे में ही रहिएगा। आपको बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही बेचारी की बेइज्जती हो जाएगी। अपनी इतनी बेइज्जती सुमीता से बर्दाश्त नहीं हो पाई थी। उसका आत्मसम्मान बिखर गया था। इसलिए रात को कपड़ों की पोटली बांधी और घर से निकल गई। वापस अपने गांव पहुंच गई। उसे लगा था कि जय उसे लेने आएगा, तब उससे कहेगी कि अगर वो लेकर जाना चाहता है तो इज्जत से रखे। कुछ दिन वो शीना के माँ बाप के घर पर ही थी, लेकिन जय ने पलटकर माँ को पूछा तक नहीं था कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। सुमीता को वो बहुत दुख हुआ था। आंखों से आंसू बहते थे, लेकिन बेटे के लिए दिल से यही दुआ निकलती थी कि वो खुश रहे। जय की तबीयत खराब रहने लगी थी, क्योंकि निकिता की फरमाइश बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए उसे कई कई घंटों तक काम करना पड़ता था। नींद पूरी न होने की वजह से जब वो डिप्रेशन का रोगी हो गया था, लेकिन रोग था कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। जय को दवाइयाँ खाने के बावजूद भी नींद नहीं आती थी और डॉक्टर कहता था कि मुझे लगता है कि जय पागल हो जाएगा। उसकी बीमारी बढ़ने लगी थी। नौकरी भी छूट गई। जय को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। जब यह खबर सुमिता तक पहुंची तो वो भागी तोड़ी अपने बेटे की खैरियत पूछने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन बहू ने बेटे से मिलने नहीं दिया। निकिता कहने लगी कि यहाँ से चली जाओ, वो ठीक हो जाएगा। उसने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे अपने बेटे से मिलना है, लेकिन निकिता ने मिलने नहीं दिया। कहने लगी, पहले ही वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तुम्हें रोता देखकर और भी ज़्यादा परेशान होगा। सुमिता वापस चली गई। बेटे के लिए दुआएं करती रही। जय की तबीयत ठीक नहीं हुई तो डॉक्टर ने भी घर जाने की सलाह दे दी। वो घर पर रहने लगा। सारी जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि घर बिकने की नौबत आने लगी। निकिता भी उसे छोड़कर चली गई। कहने लगी कि मैं तुम जैसे कंगाल के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। उसने तलाक ले ली थी। जय की तबीयत और भी ज़्यादा बिगड़ गई थी, इसलिए वापस अपने गांव चला गया। अपनी माँ को ढूंढने लगा। जानता था कि एक अकेली माँ ही है जो उसे ठुकराएगी नहीं, बल्कि सीने से लगा लेगी। वो चाहता था कि माँ से माफ़ी मांग ले, लेकिन सुमिता उसे कहीं नज़र नहीं आई। पूरे गांव वालों से पूछ चुका था, लेकिन कोई भी उसे कुछ नहीं बता रहा था। जय को शीना के घर के पास एक बूढ़ी औरत नजर आई और उसी के साथ सुमिता भी थी। वो अपने आप को घसीटते हुए वहां तक पहुंचा था कि सुमिता की नज़र बेटे पर पड़ी तो तड़प कर रह गई। फौरन बेटे के पास आई, उसे अपने साथ लगा लिया। वह रो रो कर कहने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। तभी शीना भी घर से बाहर निकल आई। जय शीना की तरफ देखने लगा। उसका पति उसके साथ ही खड़ा था और लग रहा था कि जैसे वो बड़े अमीर घर में ब्याह कर गई थी। बड़ी सी गाड़ी थी, लेकिन घमंड बिल्कुल भी नहीं था। सुमिता कहने लगी, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मैं तो तुम्हारे लिए ये सब सोच भी नहीं सकती। जय कहने लगा, मेरे साथ चलो, छोटा सा घर ले लेंगे, माँ बेटा उसमें रहेंगे। लेकिन सुमिता कहने लगी, नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम्हारी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कि मैं तुम्हारे घर पर रहूं। शीना मेरी बहुत देखभाल करती है, उसका पति बहुत अच्छा है। जय कहने लगा कि माँ मेरे साथ चलो, निकिता भी मेरी परेशानी में मुझे छोड़कर चली गई है, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ ज्यादती की, आपको नज़रअंदाज किया। उसने भी मुझे ऐसे समय में छोड़ दिया। सुमिता को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो दोनों माँ बेटे एक छोटे से घर में रहने लगे थे। जय की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी और उसने दोबारा नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। उसे नौकरी भी मिल गई।
अब दोनों माँ बेटे एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जे अब शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका पिछला अनुभव बहुत ख़राब गुजरा, जबकि सुमीता बेटे से कई बार कह चुकी थी कि शादी कर लो, मगर वो हमेशा यही कहता, नहीं माँ, मैं अब दोबारा तुमसे दूर नहीं होना चाहता। मुझे अपने कर्मों का भुगतान चुकाने दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब दोबारा शादी नहीं करना चाहता। सुमीता कहने लगी, बेटा, ज़रूरी तो नहीं कि जो एक बार गलती हुई तुमसे वही दोबारा दोहराओ, और ज़रूरी नहीं कि आने वाली लड़की भी निकिता की तरह ही हो। पर जय के लिए दूसरी शादी करना इतना आसान नहीं था। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि क्या जय को दोबारा शादी कर लेनी चाहिए? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।